हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी के मेन एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट 1। यानी आज ये मेरे चैनल पे पहला मॉक टेस्ट वीडियो है। इसमें टोटल 130 क्वेश्चन है। इसमें मैं जो सीडीपी सेक्शन है उसको छोड़ दी हूँ, बस हिंदी का ही है। इसमें 100 क्वेश्चन हिंदी के जो टॉपिक्स हैं, पद्य गद्य, इनमें से हैं। 20 क्वेश्चन ग्रामर के हैं और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधि से है। तो यहाँ आपके एग्ज़ाम में क्लियर जो आपका सिलेबस था उसमें क्लियर मेंशन किया गया है। वहाँ पे 11 टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट है 11 की आपके ग्रामर के, और उसमें हर एक टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आप कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 to 25 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे। और मैं आज इस वीडियो में बस 20 ही दी हूँ, 20 क्वेश्चन ग्रामर के हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं मॉक टेस्ट वीडियो फर्स्ट। इसमें टोटल 130 है। आप कॉपी पेन लीजिए और हर एक को नोट कीजिए, आपका कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। लास्ट के वीडियो के लास्ट में आप बताएंगे 130 से आपका कितना करेक्ट हुआ है। अपने आप को चेक कीजिए कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक गया है और किस में कमी है, क्योंकि अभी हम उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी टाइम है कि हम अपने कमियों को दूर कर सकें। तो इसीलिए आप इसको अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मॉक टेस्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बनाम लड़ कर्जन निबंध के अनुसार लड़ कर्जन कहाँ रहते थे? कलिंग नगर में, दिल्ली दरबार में, मगध दरबार में, इंग्लैंड में। तो मैं रुक कर आंसर बोलूँगी ताकि आप भी पढ़ने के लिए, ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए आपको भी वक्त मिल जाए। थोड़ा थोड़ा रुक कर ही बोलूँगी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, जो लड़ कर्जन थे वो जब भारत में आए थे तो यहाँ पे दिल्ली दरबार में रह रहे थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। बनाम लड़ कर्जन निबंध के अनुसार बाल मुकुंद गुप्त किस नाम से लड़ कर्जन को पत्र लिखते हैं? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, शिवशंभु दत्त गुप्त, शिवदत्त शर्मा, शिवशंभु शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिवशंभु शर्मा नाम से बाल मुकुंद गुप्त जो हैं वो लड़ कर्जन को पत्र लिखते हैं। थर्ड प्रश्न है, क्रोध का आचार या मुरब्बा क्या है? यह आ सकता है, ये पहले भी आ चुका है एग्जाम में। क्रोध का आचार या मुरब्बा किसे कहते हैं? ऑप्शन है बैर, अंधापन, चिड़चिड़ाहट, अमर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोध का आचार या मुरब्बा बैर को कहते हैं। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है, त्याग का ध्यान रखिएगा, त्याग का उपदेश दिया जाता है, वह कौन सा दुख से उत्पन्न होने वाला क्रोध है? ऑप्शन है अपना का दुख, पड़ोसी का दुख, पराया दुख, ए और सी दोनों, यानी कि अपना दुख और पराया दुख दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपना दुख। तो जो क्रोध है वो दो टाइप के दुख से उत्पन्न होता है, अपना दुख और पराया दुख। पराया दुख को अच्छा समझा जाता है और अपना दुख को त्याग करने का उपदेश दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पित अशोक को देखकर किसका मन उदास हो जाता है? ये अशोक के फूल पाठ से है। तो पुष्पित अशोक को देखकर कौन उदास हो जाता है? कालिदास, लेखक, गंधर्व, कंदर्प। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा लेखक। पुष्पित अशोक को देखकर
लेखक का मन उदास हो जाता है। कारण कुछ और है, लेकिन प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वामन पुराण के अनुसार मौलसरी का फूल कैसे हुआ, यानी कि कैसे बना। तो वामन पुराण में लिखा है कि जब कंदर्प देवता क्या करते हैं, शिव की तपस्या भंग करने की कोशिश करते हैं, तो शिव के तीसरा नेत्र से उनका क्या हो जाता है, वो भस्म हो जाते हैं। और उनका जो रत्न जड़ित धनुष था, उसके अलग अलग भागों में अलग अलग तरह के मणि लगा हुआ था, यानी कि रत्न जड़ा हुआ था। और वो सारे रत्न टूटकर धरती पर गिर जाते हैं और अलग अलग फूल बन जाते हैं। ये कहाँ पर है, वामन पुराण में है। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वामन पुराण के कौन से अध्याय में इस बात की जानकारी दी जाती है, यहाँ कौन से अध्याय में यह बात लिखा है। कमेंट में ज़रूर बताइए इसका आंसर। अगर आप चैप्टर जो ये अशोक के फूल है उसको अच्छे से डिटेल्स में पढ़े हो, तभी इसका आंसर दे पाओगे। वामन पुराण के कौन से अध्याय में ये बात कही गई है। यहाँ पे हमें बताना है मौलसरी का फूल कैसे बना। ऑप्शन है, धनुष का इंद्रनील मणियों से बना कोटि देश टूटकर मौलसरी बना, या फिर धनुष का नाह में लगा हुआ हीरा टूटकर मौलसरी का फूल बना, या फिर चंद्रकांता मणियों से बना मध्य देश टूटकर मौलसरी का फूल बना, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मौलसरी का फूल है वो इसका आंसर होगा धनुष का नाह में लगा हुआ हीरा। याद रखिए, हीरा टूटकर मौलसरी का फूल बना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। ये भी अशोक के फूल का ही है ये प्रश्न जो है। तो इसको कौन कहा है महामानव समुद्र। लेखक ने, कंदर्प ने, विष्णु ने, रविंद्रनाथ ने। तो भारतवर्ष को रविंद्रनाथ ने महामानव समुद्र कहा है। नेक्स्ट है, भोलाराम का जीव जो है, भोलाराम की जीव जो है उस चैप्टर से है ये। भोलाराम की जीव को ढूंढने धरती पर कौन गए थे, क्योंकि उसका 5 दिनों से उसका जीव लापता था। उसको ढूंढने के लिए कौन गए, यमराज, नारद, विष्णु, चित्रगुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर होगा नारद। भोलाराम की जीव को ढूंढने के लिए धरती पर कौन आए थे, नारद। नेक्स्ट है, आई होप आप मुझसे पहले भी आंसर कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए अगर स्पीड हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे 130 क्वेश्चन करना है तो बहुत 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कर रही हूँ जल्दी जल्दी। फिर भी आपको ऑप्शन तो दिख रहा है, आप कर सकते हैं उसको। मेरे ऑप्शन बोलने तक तो आप आंसर भी कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं, भोलाराम का जो जीव है वो कहाँ अटका हुआ था। पेंशन की फाइल में, दफ्तर की फाइल में, घर में, या बच्चों में। तो उसका जो जीव है, यहाँ पे जीव का मतलब क्या है, आत्मा। जीव का मतलब आत्मा है, ठीक है। यानी जो मरने के बाद जो आत्मा यमराज के पास जाता है वो वाला आत्मा, ठीक है। तो यहाँ पे वो आत्मा कहाँ अटका हुआ था, पेंशन की फाइल में, क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिल रहा था। उसका पेंशन जो है वो सैंक्शन नहीं हो रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। तो यहाँ पे उसके फाइल में ही उसका उसकी आत्मा जो है वो अटका हुआ था। तो यहाँ 9 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कर्मभूमि उपन्यास में अंत में काले खां क्या बन गया। देखो यहाँ स्पष्ट रूप से कर्मभूमि उपन्यास में तो ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन क्या ऐसे लिखा नहीं गया है पूरा प्रॉपर, लेकिन आप उसको समझने से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। डाकू, चोर, हत्यारा,
संग्रामी। तो देखो जो काले खां था वो पहले तो चोर था, डाकू था, लूटता था, ठीक है, दूसरों को लूटता था। लेकिन बाद में जब सुखदा ने उस एरिया में सत्याग्रह किया, शांति से जो गरीबों के हक के लिए लड़ाई किया, तो उस समय काले खां भी उसमें शामिल था, तो वो संग्रामी हुआ ना। तो अंत में वो परिवर्तन हो जाता है और संग्रामी बन जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार सकीना का विवाह किससे होता है? ऑप्शन है अमरकांत, समरकांत, सलीम, रहीम। तो कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार देखो, सकीना को अमरकांत भी पसंद करता था और सलीम भी पसंद करता था। लेकिन क्या हुआ, अमरकांत तो छोड़कर भाग जाता है। तो वहाँ सलीम जब सकीना से अपना निकाह करने का प्रस्ताव देता है, तो सकीना कहती है कि अब दोनों में फैसला आप लोग कीजिए कि क्या होना चाहिए, और जो अमरकांत का आदेश होगा वही मैं मानूंगी। कौन कहती है? सकीना। तो अमरकांत जब जेल में अंत समय में, जो उपन्यास के अंत में, सलीम और अमरकांत जब एक ही जेल में रहते हैं, तब सलीम पूछता है कि क्या मैं शादी कर सकता हूँ? तो नहीं, पहले तो अमरकांत ही बता देता है कि तुमने जो एक बात कही थी सकीना के बारे में, उसको मेरे तरफ से हाँ है, यानी वो राजी हो जाता है सकीना और सलीम के सलीम का जो है उनका विवाह के लिए, निकाह के लिए। तो यहाँ पे किसके साथ उसका शादी होने वाला था? सलीम, ठीक है, सलीम और सकीना में विवाह होता है अंत में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्मभूमि उपन्यास में नैना को कौन गोली मारकर हत्या करता है? ऑप्शन है अमरकांत, समरकांत, मनीराम, धनीराम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनीराम, जो कि नैना का पति भी है और वही अपने पत्नी को गोली मारकर हत्या करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार बीजगुप्त और श्वेतांक के बीच क्या संबंध था? ऑप्शन है गुरु भाई, स्वामी सेवक, बोथ ए एंड बी, दोनों में से कोई नहीं। देखो आपके एग्जाम में बोथ ए एंड बी इस टाइप का नहीं होगा, ऐसा होगा कि ए और बी दोनों ही हिंदी में लिखा होगा, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में लिख दी हूँ, आप आसानी से समझ भी सकते होगे इसको। तो चलो देखते हैं बीजगुप्त और श्वेतांक के बीच के संबंध। पहले देखो, जब भी रत्नांबर जब आते हैं श्वेतांक को लेकर बीजगुप्त के पास, तो उसको क्या कहते हैं? तुम्हारा सेवक है ये, है ना, और तुम चाहो तो इसको गुरु भाई की तरह भी मान सकती हो, है ना, क्योंकि देखो रत्नांबर का शिष्य श्वेतांक भी है और बीजगुप्त हुए, इस नाते वो दोनों गुरु भाई हुए। और रत्नांबर श्वेतांक को सेवक बना के ऐसे जाता है कि ये तुम्हारा सेवक है, तो ये तुम्हारे स्वामी हैं, ऐसे बताता है श्वेतांक को कि ये तुम्हारे स्वामी हैं। तो यहाँ स्वामी सेवक का भी रिश्ता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दोनों में गुरु भाई और स्वामी सेवक जैसा दोनों ही संबंध था। नेक्स्ट है, चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार मृत्युंजय कर्म से क्या थे? देखो वो जात के तो वो क्षत्रिय थे, कर्म से क्या थे हमें बताना है। ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, राजा। तो जो मृत्युंजय थे वो ब्राह्मण थे, कर्म से ब्राह्मण थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिदिन कौन चित्रलेखा को भवन छोड़ने जाता था? बीजगुप्त, श्वेतांक, विशालदेव, कुमारगिरी। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्वेतांक। प्रतिदिन कौन चित्रलेखा को भवन छोड़ने जाता था? श्वेतांक। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यशोधरा का विवाह किससे होता है? ऑप्शन है श्वेतांक, बीजगुप्त, विशालदेव, कुमारगिरी। यशोधरा का विवाह होता है ऑप्शन ए, श्वेतांक के साथ होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका बंटी उपन्यास किसकी कृति है, यानी इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, जैनेन्द्र कुमार, उषा प्रियंवदा। तो आपका बंटी जो है वो किसने लिखा है? ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास का उद्देश्य क्या है, यानी उसका जो उपन्यास है वो उससे हमें कौन सी बात की जानकारी मिलती है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है वो उपन्यास का। चलिए देखते हैं ऑप्शन। दाम्पत्य जीवन की परेशानी को दर्शाना, बच्चों की मानसिक परिस्थिति को दर्शाना, विद्यालय के बारे में बताना, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपका बंटी पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि उसमें जो बंटी है उसकी स्थिति के बारे में ज़्यादा बात किया गया है, क्योंकि क्या है, जब जब भी माता पिता या परिवार वर्ग में कोई अनबन होती है तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, उस बारे में आपका बंटी अच्छे से दर्शाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की मानसिक परिस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? ये इजी है, ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगा, आई होप, मुझे ऐसा लगता है। इसका आंसर होगा प्रेमचंद, जिनको हम उपन्यास सम्राट और कवि सम्राट से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कफन कहानी के अनुसार घिसू के घर का सारा भार किस पर था? घिसू, माधव, बुधिया, जमींदार। तो यहाँ पे जब से बुधिया घर पर आई थी, घर का सारा भार उसी पर था, वो दूसरों के यहाँ काम करके घर चलाती थी। तो यहाँ पे कौन घर का भार किस पर था? बुधिया पर, जो माधव की पत्नी है और घिसू की बहू है, ठीक है। और यहाँ पे घिसू और माधव जो हैं एक नंबर के आलसी हैं और ये कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर घर में कुछ अगर ज़रूरत हुआ तो लकड़ी काट कर ले आते हैं और बेचते हैं, ऐसे कुछ चलता है इनका गुजारा, लेकिन ये बहुत ही कामचोर हैं। तो घर का काम देख रही थी बुधिया। बुधिया कौन थी? अभी मैं बताई हूँ, बुधिया घिसू की बहू थी और माधव की पत्नी थी, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, पूस की रात कहानी के अनुसार सहना कौन था? ऑप्शन है मजदूर, किसान, भिखारी, साहूकार या जमींदार, या ये कह सकते हैं हल्कू के पास जो पैसे मांगने आया था वो। तो पूस की रात कहानी के अनुसार सहना एक संपन्न व्यक्ति था जो लोगों को कर्जा देता था, और उसको उस समय क्या, ये जो कहानी है प्रेमचंद की, वो उस समय की बात है जब यहाँ किसानों की स्थिति, मजदूरों, यानी धनी वर्ग और गरीब वर्ग ऐसे थे जहाँ किसानों की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत शोषित वर्ग थे, और जो क्या होता था, जो बड़े आदमी थे उनके द्वारा शोषित होते थे। उस समय की बात, उस समय की कहानी को ये अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो सहना है उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो पात्र है, वो एक साहूकार या जमींदार का है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। हल्कू की पत्नी कौन थी? ये भी उसी कहानी से, पूस की रात कहानी से। और यहाँ पे हल्कू की पत्नी कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं, मुन्नी, रमा, सलमा, ममता। तो हल्कू की पत्नी थी ऑप्शन ए, मुन्नी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, कंबल के लिए कितने रुपए थे? देखो ये बात भी है कि उन्होंने बहुत मेहनत मजदूरी करके कंबल के लिए, किसने? हल्कू और नैना ने। उन्होंने क्या किया था? कंबल के लिए बहुत मुश्किल से कुछ रुपए जुटा कर रखे थे, और उन रुपयों को फिर वो क्या करते हैं, सहना जब पैसे लेने आता है तो उनको दे देते हैं। यानी कितनी गरीबी थी उस टाइम, जो किसान वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, उनके यहाँ कितनी गरीबी थी कि वो उनको कंबल भी, एक ठंड के मौसम में एक कंबल भी नसीब नहीं होता था। और वो जो कंबल के लिए पैसा था वो क्या, कौन ले जाता था? साहूकार या जमींदार ले जाता था। तो यहाँ पे उस बात को अच्छे से दर्शाया गया है
चलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर करिए। कंबल के लिए कितने रुपए थे? यहाँ पे आंसर होगा 3। कंबल के लिए 3 रुपए जमा करके रखे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मधुलिका को कौन देख रहा था? ऑप्शन है अरुण, वरुण, समीर, राजा। तो ये पुरस्कार कहानी से है और यहाँ पे मधुलिका को, जो कि नायिका है, और उसको अरुण देख रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों का उत्सव वर्ष में कितनी बार होता था? ऑप्शन है 1, 2, प्रतिदिन, कभी नहीं। तो यहाँ पे जो किसानों का उत्सव था, उस दिन 1 दिन के लिए वो होता था और उस दिन राजा को 1 दिन के लिए किसान बनना पड़ता था और एक खेत को चुना जाता था, यानी एक ज़मीन को चुना जाता था राजा की खेती के लिए, और उसको राजा की खेती कहा जाता था और उसका चौगुना मूल्य उसको, उस जो मालिक है उस ज़मीन का, उसको दे दिया जाता था। तो यहाँ पे वर्ष में कितने दिन ये होता था? 1 दिन। नेक्स्ट है, आकाशदीप कहानी के कहानीकार कौन है? ये कहानीकार, लेखक, कवि, इनसे भी एक से ज़्यादा ही आएंगे मेरे ख्याल से। 2 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। अगर यहाँ पे 150 क्वेश्चन का मेन एग्ज़ाम ही है बस, तो मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कहानीकार, लेखक परिचय से। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आकाशदीप, प्रेमचंद, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप लिखा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन आंसर करते समय कुछ मिस्टेक भी हो जाए तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बोलते समय समझने में थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो आप बताइएगा अगर कुछ गलती हुआ है तो। आज का 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाशदीप कहानी में दीप की अधीश्वरी कौन है? जो कि यहाँ पे आकाशदीप कहानी की नायिका भी है। कौन है वो? ऑप्शन देख लेते हैं, चंपा, दीपा, जया, कृपा। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, चंपा, जो कि आकाशदीप कहानी की नायिका भी है और दीप की अधीश्वरी है। और ये कौन सी द्वीप की बात हो रही है? चंपा द्वीप। उसी के नाम पर ही चंपा द्वीप रखा गया था। नेक्स्ट है, चंपा के पिता क्या काम करते थे? ऑप्शन है शिक्षक, श्रमिक, वणिक, प्रहरी। तो यहाँ पे चंपा के पिता प्रहरी थे। और किसके यहाँ प्रहरी थे? कमेंट में लिखकर बताइएगा ज़रूर। चंपा के पिता किसके यहाँ प्रहरी थे? 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो बुधगुप्त या मणिभद्र। दोनों में से आप करेक्ट आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, बुधगुप्त जात में क्या था? ऑप्शन है शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। तो बुधगुप्त जात में क्या था? ऑप्शन बी, क्षत्रिय था। नेक्स्ट है, तत्सत कहानी के अनुसार 2 शाखाओं पर चलने वाले जीव कौन है? ऑप्शन है मनुष्य, बड़दादा, बबूल, सिंह। तो तत्सत कहानी के अनुसार 2 शाखाओं पर चलने वाला जीव है मनुष्य, यानी कि 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बड़दादा के अनुसार वाग्मी कौन है? वाग्मी साहू बाबू, शीशम बाबू, घास बाबू, वंश बाबू। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, वंश बाबू को वाग्मी कहा गया है। और ये वंश बाबू कौन है? बांस का जो बांस है ना, वो उसको वंश बाबू के नाम से संबोधित किया गया है यहाँ पे, जो कि बड़दादा के अनुसार वाग्मी है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी में कौन उपदेश देता है? ये तत्सत कहानी की बात कर रहे हैं हम लोग। तत्सत कहानी में उपदेश कौन देता है? जो सबसे अनुभवी, सबसे ज़्यादा अनुभवी होगा वही उपदेश देगा। और कौन है वो? ऑप्शन देखते हैं, शीशम, शेर, बड़दादा, बबूल। तो यहाँ पे उपदेश देता है कौन? बड़दादा। 34 क्वेश्चन है, प्रायश्चित कहानी में किसका प्रायश्चित की बात की जा रही है? यानी कौन सी चीज का प्रायश्चित हो रहा है? ऑप्शन है गौ हत्या, बिल्ली हत्या, ब्रह्म हत्या, हत्या। तो यहाँ पे जो रामू की बहू है वो
क्या करती है, एक बिल्ली को मार देती है और उसी बात का प्रायश्चित के लिए सब लोग पंचायत बिठा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा बिल्ली हत्या। कबरी बिल्ली सबसे ज़्यादा किसे पसंद करती थी? ऑप्शन है रामू, रामू की बहू, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। ये रामू की बहू का अर्थ रामू की पत्नी है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। रामू की बहू यानी रामू की पत्नी है। तो यहाँ पे इसका आंसर है रामू की बहू। ठीक है, रामू की बहू जो कबरी बिल्ली है वो सबसे ज़्यादा रामू की बहू को पसंद करती थी और रामू की बहू सबसे ज़्यादा कबरी बिल्ली को नफरत करती थी। ये दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, पंडित का नाम क्या था? इसी कहानी का है, प्रायश्चित कहानी का है ये। पंडित का नाम क्या था? ऑप्शन है सुखदेव, परम शंकर, परम सुख, परमेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, परम सुख पंडित का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गर्मी से परेशान था? ये गर्मियों के दिन कहानी से है। और कौन परेशान था गर्मी से? सैयद अली, चंदर, सलीम, रहीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदर गर्मी से परेशान था। ये दफ्तर किस शहर में था? ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। यहाँ आगरे के पूर्व दिशा में ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि यहाँ पे चुंगी दफ्तर कहाँ लिखा है, कहाँ है, वो पूरा डिटेल्स में किताब में नहीं है। तो आगरे के पूर्व दिशा में है, ये बस बात यहाँ पे की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरे के पूर्व दिशा में। ऐसा हो सकता है इसका आंसर, लेकिन मुझे लगता है ये प्रश्न नहीं आएगा। ये 89 है, खलासी को वैद्य के पास कौन भेजा था? ऑप्शन है सोवरन सिंह, राम सिंह, नित्यानंद, दीनानाथ। तो यहाँ पे खलासी जो है वो वैद्य के पास डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेने आया था और उसको कौन भेजा था? ऑप्शन है सोवरन सिंह। सही ऑप्शन क्या है? सोवरन सिंह ने वैद्य जी के पास भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्नी कहानी में पत्नी कौन है? ऑप्शन है मुन्नी, सीता, रमा, सुनंदा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुनंदा। पत्नी कहानी में पति कौन है? कालिंदी, कालीचरण, कालिंदी चरण, चरण। आपको सभी को पता होगा ये कालिंदी चरण है। ऑप्शन सी सही है। गजाधर बाबू का नौकर कौन था? यहाँ पे ऑप्शन है गणेश, रमेश, उमेश। इसका आंसर होगा गणेशी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। गजाधर बाबू के कितने पुत्रियां थे? यहाँ इनके जो पुत्रियां हैं, बस यहाँ याद रखिएगा, कभी संतान, कभी पुत्र और कभी पुत्री, तीनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ हमें पुत्रियों की बात हो रही है, तो यहाँ 2, 1, 3, 4 सही ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन बी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, गजाधर बाबू के 2 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे भी, टोटल उसके 4 संतान थे। ठीक है, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? समर, नरेंद्र, नरेन, अमर। आंसर है अमर। बड़े बेटे का नाम अमर और छोटे बेटे का नाम नरेंद्र था। चीप की दावत कहानी के अनुसार दावत किसके लिए थी? माँ, सामनाथ, विदेशी अफसर, वकील। तो यहाँ इसका आंसर होगा विदेशी अफसर के लिए दावत रखी गई थी। चीफ की दावत, चीफ को क्या पसंद आया? फुलकारी, माँ का गाना, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो जो चीफ थे उनको एक तो फुलकारी पसंद आया, दूसरा जो सामनाथ की माँ ने गाया, जो पंजाब के लोक गीत था जो शादियों में गाया जाता था, वो एक गीत गाया, वो भी पसंद आया। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, फुलकारी और माँ का गाना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। कौन खर्राटे लेती थी? ऑप्शन है सामनाथ की पत्नी, माँ,
बेटी सामनाथ। तो सामनाथ की माँ जो है वो खर्राटे लेती थी और यही उनके लिए समस्या बन गई थी, क्योंकि जो दावत है, जो पार्टी है, वो बहुत देर रात तक चलने वाली थी और अगर उसकी माँ सो जाती तो खर्राटे लेती तो सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता। तो ये सामनाथ के लिए एक परेशानी हो गई थी, एक समस्या हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार, हाँ, उसके नाटककार कौन है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, बच्चन, अज्ञे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद जो हैं वो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं। सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? पर्वतेश्वर, आम्भिक, अरुण, सिल्यूकस। तो सिकंदर का जो सेनापति है वो कौन है? सिल्यूकस है। ऑप्शन डी सही है। आम्भिक की बहन कौन है? मालविका, अंबिका, अलका, आरती। तो आम्भिक की बहन अलका। ऑप्शन सी सही है। चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो चंद्रगुप्त नाटक में टोटल है 4 अंक, यानी कि ऑप्शन डी सही है। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार दूसरे अंक में कितने दृश्य हैं? देखो, हर अंक का दृश्य आप सभी को मालूम होना चाहिए, कोई भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरे अंक का, तो ऑप्शन देखते हैं 11, 10, 9, 14। तो दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं और प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं और चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। आप ये सभी को याद करके जाइएगा। सिंदूर की होली नाटक में किस पात्र का कोई कथन नहीं है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डीपली क्वेश्चन आया एग्जाम में तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि गाइड में नहीं मिलेगा आपको। सिंदूर की होली नाटक में किस पात्र का कोई कथन नहीं है, यानी उस नाटक में संवाद नहीं है। किसका? रजनीकांत, माहिर अली, मुरारी लाल, मनोज शंकर। इसका आंसर है रजनीकांत। रजनीकांत का कोई भी संवाद नहीं है। रजनीकांत की बातें हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, इसमें कहीं पर भी उसका कथन देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। मनोरमा किससे प्रेम करती थी? ऑप्शन है मुरारी लाल, रजनीकांत, मनोज शंकर, माहिर अली। मनोरमा मनोज शंकर से प्रेम करती थी। मनोरमा को कौन प्रेम करता था? यानी मनोरमा से कौन प्रेम करता था? मनोज शंकर, मुरारी लाल, बोथ ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो मनोरमा को मनोज शंकर प्रेम करता था और मुरारी लाल भी प्रेम करने लगा था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। रजनीकांत को कौन मरवा डालता है? मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, मनोरमा। तो रजनीकांत को भगवंत सिंह मरवा डालता है और उसके लिए अगर खून करने के बाद केस होता है ना, केस में कोई गड़बड़ ना हो, यानी वो आसानी से छूट जाए, बात ही आगे ना बढ़े, इसके लिए मुरारी लाल को वो पैसे देता है। मनोरमा किसको चित्रकला सिखाती थी? चंद्रकला, चंदा, चंद्रकांता, कांता। तो यहाँ मनोरमा चंद्रकला को चित्रकला सिखाती थी। आषाढ़ का एक दिन नाटक का आरंभ किस दिन से होता है? ऑप्शन है आषाढ़ का प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, अंतिम दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसका आरंभ जो है वो आषाढ़ का प्रथम दिवस के साथ होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कालिदास और मातृगुप्त में क्या संबंध है? भाई भाई, दो मित्र, राजा प्रजा, एक ही व्यक्ति। तो जो कालिदास हैं उनका एक और नाम है मातृगुप्त, जो कि दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर
उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया? ऑप्शन है मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार, इनमें से सब। तो आंसर है इसका ऋतुसंहार को पढ़कर उनको राजकवि बनाया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि किसने, कौन से सम्राट ने कालिदास को राजकवि बनाया? कौन? उज्जैनी के सम्राट। ये भी प्रश्न आ सकता है। 61 है, गौरा रेखाचित्र के अनुसार उत्तर दीजिए। किसमें श्रद्धा भाव उमड़ आया? ऑप्शन है परिचारकों में, लेखिका में, गौरा में, लालमणि में। तो जब लेखिका गौरा को लेकर घर आती हैं तो वहाँ पे परिचारकों में श्रद्धा भाव उमड़ आया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। गौरा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन देख लेते हैं। रात के 12 बजे, सुबह भोर 4 बजे, सुबह के 7 बजे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोर 4 बजे गौरा की मृत्यु हुई। लालमणि कौन है? बहन, गौरा, वत्स, गाय। तो लालमणि एक वत्स है, यानी कि एक बछिया है, किसकी? गौरा की। रजिया का पति कौन था? ये रेखाचित्र से है, रजिया रेखाचित्र से है। यहाँ लेखक, हसन, नेता, संपादक। रजिया का पति कौन था? हसन। ऑप्शन बी सही है। रजिया क्या थी? हिंदू, नेता, मुसलमान चूड़ीहारीन, इनमें से सब। तो रजिया जो थी वो मुसलमान चूड़ीहारीन थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अष्टावक्र के घर में अष्टावक्र घर में किसके साथ रहता था? ऑप्शन है पिता, माँ, भाई, बहन। तो अष्टावक्र घर में अपने माँ के साथ रहता था। तो 66 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 67 नंबर क्वेश्चन है, अष्टावक्र को बोलने में साधारण व्यक्ति के अपेक्षा कितना ज़्यादा समय लगता है? ये आपके चैप्टर में अच्छे से मेंशन किया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तिगुना अधिक समय, समान समय, कहा नहीं जा सकता, 2 गुना अधिक समय लगता। तो अष्टावक्र को बोलने में तिगुना अधिक समय लगता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। कहाँ कस्तूरी बसती है? ऑप्शन है मृग की मुख में, नाभि में, जंगल में, घर में। तो ये पद्य सेक्शन से है। तो यहाँ पे कस्तूरी कहाँ बसती है? आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृग की नाभि में कस्तूरी बसती है। कौन बहुत छल करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राणी, मनुष्य, माया, संसार। तो यहाँ पे माया महाठगिनी, यानी कि कौन बहुत छल करती है? माया। ऑप्शन सी। कबीरदास के अनुसार गुरु और गोविंद में कौन बड़ा है? ऑप्शन है कबीर, गुरु भाई, गोविंद, गुरु। तो यहाँ पे कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद में से बड़ा कौन है? गुरु है, जो कि हमें गोविंद के बारे में बताते हैं। कौन गोविंद के बारे में हमें बताते हैं? गुरु। इसीलिए गुरु श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। सूरदास के बाल वर्णन में दाऊ किसे कहा गया है? ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, हम सभी को पता है बलराम को दाऊ कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, गोपियाँ भ्रमर गीत में किसके बारे में पूछती हैं? ऑप्शन है निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो यहाँ पे गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछती हैं कि उनके माता कौन है, पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, उनकी दासी कौन है, ये सभी सारी बातें पूछती हैं निर्गुण ब्रह्म के बारे में। किसमें गोपियों का विरह वर्णन है? बाल वर्णन, भ्रमर गीत, बाल लीला, गोपी लीला। तो यहाँ पे
किसमें विरह वर्णन है? भ्रमर गीत में, ऑप्शन बी। भरत राम को मनाने कहाँ जाते हैं? कहाँ जा रहे थे वो? अयोध्या, चित्रकूट, लंका, महल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट। क्योंकि जब राम जो हैं वो राम, सीता और लक्ष्मण जब वनवास के लिए निकलते हैं, आते हैं अयोध्या छोड़कर, तब भरत और शत्रुघ्न घर में नहीं होते, यानी अयोध्या में नहीं होते हैं। इसीलिए वहाँ पर वो उनको रोक नहीं पाते हैं। तो बाद में जब वापस आते हैं, वो अपने मामा के यहाँ गए होते हैं, तो वापस आते हैं तो देखते हैं कि तीनों को वनवास भेज दिया गया है। तो उनको मनाने के लिए भरत, शत्रुघ्न और सारे लोग क्या कहते हैं, चित्रकूट को जाते हैं, क्योंकि वहीं पे राम, लक्ष्मण और सीता माता का वास होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन राम के चरण धोना चाहता है? ये केवट प्रसंग से क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं। भरत, लक्ष्मण, केवट, सीता। गंगा पार कराने के लिए एक नाव के था, तो केवट बहुत आसानी से राम को समझाता है कि आपका पैर, मतलब आपका पैर से तो पत्थर भी क्या हो जाता है, स्त्री बन जाती है, तो मेरा तो एक लकड़ी का नाव है वो भी आधा गला हुआ। तो ऐसे कुछ कह के क्या चरण धोना चाहता था? कौन? केवट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 76 है, कौन आंखों ही आंखों में प्रेम संवाद कर रहे हैं? प्रेम संवाद कौन कर रहे थे? राजा रानी, राम सीता, राजा मंत्री, नायक और नायिका। तो यहाँ पे आंखों ही आंखों में नायक और नायिका बात करते हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पर बिहारी लाल किसको बाधा हरने के लिए कहती हैं, यानी कह रही हैं? किसको कह रही हैं? देखो ये जो पद है वो किस प्रकार है? मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई। तो यहाँ पे राधा को, किसको कह रही हैं? राधा को, कि मेरी भव बाधा हरो, यानी कि संसार का सारा दुख दूर करो, ये कह रही हैं। कौन? बिहारी लाल कह रहे हैं उसको, किसको? राधा को। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यशोधरा कविता के कवि कौन हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि पद्य सेक्शन से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आएगा और गद्य सेक्शन से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, जो कवि या लेखक का नाम जो है वो आएगा ही आएगा। तो उसको देखिएगा अच्छे से। यहाँ पे हमें यशोधरा की बात की जा रही है, जो कि मैथिली शरण गुप्त का कविता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। यशोधरा कौन है? यहाँ पे हमें बताना है ऑप्शन के अनुसार। गौतम बुद्ध की पत्नी, बहन, माँ, इनमें से कोई नहीं। तो यशोधरा जो हैं वो गौतम बुद्ध की पत्नी हैं, लेकिन वो गौतम बुद्ध बनने से पहले, क्योंकि वो तो छोड़ के चले गए थे, घर छोड़ कर चले गए थे, अपनी पत्नी, बच्चे, राज्य सबको छोड़ के चले गए थे। तब उनका नाम था, जब गौतम बुद्ध से पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ क्या थे? यशोधरा के पति थे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है गौतम बुद्ध की पत्नी, तो गौतम बुद्ध की पत्नी होगा। गौतम बुद्ध का अन्य नाम अभी मैं आपको बता दी हूँ, सिद्धार्थ है। ठीक है, सिद्धार्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 3, 4, 5, 7। तो जो कुरुक्षेत्र है उसमें टोटल 7 सर्ग हैं। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए कि आपके जो सिलेबस हैं उसके आधार पर बताइए कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग आपके सिलेबस में है, तो वो होगा 3, प्रथम 3 सर्ग। कुरुक्षेत्र किस पर आधारित है? हम सभी को पता है। यहाँ पे तो हमें भीष्म के बारे में, युधिष्ठिर, द्रोण, अश्वत्थामा, अर्जुन, द्रौपदी, भीम, इनके बारे में है। तो ये कौन सा है? महाभारत। भीष्म कैसा है? धर्म के महास्तंभ, विरागी पुरुष, वीर्यवान, इनमें से सब। तो जो भीष्म है ये सभी हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ में कब रिक्त स्थान के सर मिलेंगे, यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे भरना है। तो चलिए, ऑप्शन की तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरत होगा, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर होगा पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ में कब सुमन और कब कंटकों के सर मिलेंगे। ठीक है, कंटकों के सर मिलेंगे, तो यहाँ पे सुमन और कंटक आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। राह में चलने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है राही, पथ, रास्ता, व्यक्ति। तो राह में चलने वाले को राही कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए होगा। पथ पर चलने से पहले क्या कर लेना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। पथ की पहचान, पथ की खोज, पथिक की खोज, पदचिन्ह की खोज। तो पथ में चलने से पहले हमें पथ की पहचान कर लेनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जुगनू कविता के अनुसार रात को बाहर क्या हो रहा है? ऑप्शन है यात्रा, बारिश, प्रलय, घटा उठ रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, घटा उठ रहा है। अंधेरी रात में कौन दीपक जलाए बैठा है? जुगनू, दीप, लेखक, रात। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जुगनू अंधेरी रात में दीपक जलाए बैठा है। क्वेश्चन नंबर 89 है, लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस समय उनकी उम्र कितनी थी, यानी कितने उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हो गई? 20, 23, 18, 30। इसका आंसर है 23। 23 वर्ष की उम्र में वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1850, 1757, 1857, 1947। तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का शासन भारत में आरंभ हो गया। उससे पहले भी वो क्या करते थे, हमें शोषित करते थे, लेकिन 1857 के बाद जो है वो पूरा उनका अधिकार हो गया भारत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष कविता के अनुसार कहाँ पर उषा प्रथम किरणों का उपहार देती है? ऑप्शन है पर्वतों में, देश में, समुद्र में, हिमालय के आंगन में। तो उषा की किरण हीरो का हार कहाँ पहनाती है? हिमालय के आंगन में। ऑप्शन डी सही होगा। भारतवर्ष कविता में किसके त्याग की बात की गई है? महात्मा गांधी, श्री कृष्ण, दधीची, श्री राम। तो भारतवर्ष जो कविता है उसमें दधीची का जो त्याग है उसकी बात यहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता किसके द्वारा गाया गया है? ठीक है, यहाँ पे गाया गया है कल्याणी, अलका, चंद्रगुप्त, कार्नेलिया। तो ये जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया है? अलका। ऑप्शन बी सही होगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से किस नाटक से लिया गया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बीजगुप्त, चाणक्य, अर्थशास्त्र। तो ये जो गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रथम रश्मि कविता के अनुसार किसको प्रथम किरण के उदय की पूर्व सूचना मिला, यानी कौन पहले से ही जान जाती है? ऑप्शन है कोयल, कौवा, तोता, कपोत। तो यहाँ पे कोयल को पहले से ही पता चल जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ताज कविता के अनुसार कवि मनुष्य का क्या देखकर दुखी हैं? मनुष्य की अच्छाई, सुंदर ताजमहल,
एक मृत साम्राज्ञी की स्मृति में बनाए गए ताजमहल। मनुष्य। तो जो कवि हैं वो एक मृत साम्राज्ञी की स्मृति में बनाई गए ताजमहल को देखकर दुखी हैं। उनको ये ऐसा लग रहा है कि ये बस देखने की एक शो की चीज़ है, देखने की चीज़ है। यहाँ इससे ज़्यादा तो क्या, जो इतना पैसा बर्बाद करके वो बनाए हैं, एक बस वो क्या है, कब्र है ना। ताजमहल तो शाहजहां की पत्नी जो बेगम है उनका एक कब्र है बस। तो उसी के खिलाफ जो एक ताज है ना कविता, वो बोला गया है। नेक्स्ट है, ताजमहल किसने निर्मित किया। हाँ, ताजमहल किसमें निर्मित है। काला पत्थर, लाल पत्थर, मिट्टी, श्वेत पत्थर। देखकर ही पता चलता है कि वो श्वेत पत्थर से बना हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हर क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होगा, कुछ डिफिकल्ट, कुछ इजी और कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे। इसीलिए मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दी हूँ। कुछ बहुत ही इजी हैं, कुछ डिफिकल्ट हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही से कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल को किसने बनवाया है। अकबर, शाहजहां, बीरबल, कवि। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। मजदूरनी कहाँ पत्थर तोड़ रही थी। ऑप्शन है इलाहाबाद के सड़कों पर, घर के सामने, दिल्ली के सड़कों पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इलाहाबाद के सड़कों पर। ऑप्शन ए सही है। हिंदी जो विषय है पद्य गद्य, आज इसका लास्ट प्रश्न है, 100वां क्वेश्चन। कवि ने बहुत दिनों के बाद गांव में क्या खाया। ऑप्शन है खाना, आम, तालम खाना, जामुन। तो कवि ने बहुत दिनों के बाद तालम खाना खाया। ऑप्शन सी सही है। अभी देखते हैं ग्रामर, हिंदी व्याकरण से 20 प्रश्न और फिर देखेंगे शिक्षण विधि से 10 प्रश्न। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होकर और भी मॉक टेस्ट लाऊं। और आप मुझे लाइक से ही पता चलेगा कि कितने लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और कुछ कमी है तो आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है आंसर बताने में तो भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि कभी कभी आंसर गलत हो जाता है। तो कमेंट में बेझिझक बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, इनमें से अयोगवाहक कौन सा है। ऑप्शन है क, ख, य, व, अनुस्वार विसर्ग, आ, ई, उ। तो अयोगवाह जो है वो ऑप्शन सी अनुस्वार और विसर्ग है, यानी कि अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है। अ, घ, ह, ल। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ल। ल अंत्यस्थ वर्ण है। लाइलाज में कौन सा उपसर्ग है। सभी को पता होगा, उपसर्ग और प्रत्यय जो है, उपसर्ग शब्द या धातु के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहाँ उपसर्ग बताना है। ऑप्शन है लाई, ला, इलाज, ज। लाइलाज शब्द में उपसर्ग है ला, 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 इलाज। इलाज के साथ ला उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। रो प्लस हारा कृदंत शब्द बनाइए। पहले समझते हैं कृदंत शब्द क्या है। कृत धातु से बना हुआ शब्द को हम कृदंत कहते हैं। रो प्लस हारा को मिलाकर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन रोवन हारा, रोन हारा, रोहारा, इनमें से कोई नहीं। तो रो और हारा दोनों को मिलाकर होता है रोवन हारा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चतुरानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्विगु। तो यहाँ पे चतुरानन में बहुव्रीहि समास है। जितने भी भगवान के नाम होते हैं ना, मेनली बहुव्रीहि समास में उनका आता है। जैसे पीताम्बर जो है, या और वाक्य को देखकर भी होगा, ऐसा नहीं है कि
सभी जगह होगा, तो सेंटेंस को देख के समझ के आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, महेश में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण संधि। महेश में गुण संधि है, ऑप्शन डी सही होगा। हाजिर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है बेहाजिर, गैर हाजिर, अहाजिर, ना हाजिर। हाजिर का विलोम होता है गैर हाजिर। 107 का आंसर होगा बी। इनमें से पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन है प्रस्तर, प्रस्थ, गज, अचल। तो पत्थर का पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द जो है वो प्रस्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दारा का पर्यायवाची क्या होगा? यानी समानार्थी क्या है? पत्नी, राक्षस, मनुष्य, नारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पत्नी। पत्नी को दारा कहा जाता है। पुरुष शब्द का संज्ञा प्रकार बताइए, यानी कौन से प्रकार का संज्ञा है? ज्ञात कीजिए। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, द्रव्य को वस्तुवाचक भी कह सकते हैं, समूह और भाव। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। पुरुष कौन सा है? जाति, व्यक्ति, द्रव्य, समूह। तो पुरुष जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, पढ़ना का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? ऑप्शन है पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाई, पढ़ा। आंसर है ऑप्शन सी पढ़ाई। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा रूप पढ़ाई। लिंग के आधार पर अलग शब्द को यानी कि भिन्न शब्द को छांटिए। ऑप्शन देखते हैं, बेटी, घोड़ा, मैना, मछली। तो बेटी, मैना जो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, और मछली नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाली शब्द है। केवल घोड़ा जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। अलग कौन सा है? घोड़ा। लाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन है लालाइन। देखो, छोटे ई, बड़े ई, आ की मात्रा कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है, सभी बातों का ध्यान रखिए। यहाँ पे लालाइन, ललाइन, लालाइन, ललाइन। तो लाला का होता है ललाइन। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नी प्रत्यय से बने स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? यानी किस स्त्रीलिंग शब्द में नी प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हिरनी, सिंघनी, रानी, सेठानी। तो नी प्रत्यय कहाँ लगा है? सिंघनी में लगा हुआ है। तो 114 का आंसर होगा ऑप्शन बी। लोभी का बहुवचन रूप क्या होगा? हमें पहले इसका लिंग पहचानना होगा ताकि हम आसानी से इसका बहुवचन रूप बना सकें। तो लोभी जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और हमें पता है कि आ कारंत का तो एक कारंत हो जाता है, बाकी जितने बचे हैं उनका जैसा का वैसा रूप रहता है। तो लोभी का बहुवचन रूप क्या होगा? लोभी ही होगा। संबंध कारक के विभक्ति के बारे में कौन सा कारक चिन्ह नहीं लगता? यानी हमें पता है कारक में विभक्ति चिन्ह, जो कारक होते हैं उनमें विभक्ति चिन्ह लगता है, इसको हम परसर्ग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे संबंध कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा? चलिए देखते हैं। का, के, की ये तो लगेगा, ना, ने, नी ये भी लगता है, रा, रे, री ये भी लगता है, मा, में, मी इस प्रकार का कोई भी कारक चिन्ह नहीं है जो कि संबंध कारक के अंतर्गत आता हो। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डर के अर्थ में कौन सा कारक होता है? ऑप्शन है कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। इसका करेक्ट आंसर है डर के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो 117 का आंसर होगा ऑप्शन डी।
कौन सा विशेषण नहीं है, यानी ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, हमें छांट कर निकालना है। ऑप्शन है मिठास, गर्म, सर्द, कठोर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिठास जो है वो शब्द विशेषण नहीं है। 118 का आंसर होगा ऑप्शन ए। दौड़ सकना कैसा क्रिया है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक, यौगिक, नाम धातु, सरल। दौड़ सकना एक यौगिक क्रिया है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, इसको हमें संदिग्ध भूतकाल में लिखना है। लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़के क्रिकेट खेले, लड़के क्रिकेट खेलते होंगे, लड़के क्रिकेट खेलते थे। संदिग्ध भूतकाल कौन सा है? ऑप्शन सी, लड़के क्रिकेट खेलते होंगे। पेट में दाढ़ी होना, ये दादी की तरह दिख रहा है लेकिन ये दाढ़ी है, ठीक है, दाढ़ी। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या है? हाँ, भूख लगना, पेट में रोग होना, विपद आ जाना, कम उम्र में चतुर चालाक होना। तो पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है कम उम्र में चतुर चालाक होना। अभी आगे हम व्याकरण जो शिक्षण विधि है उससे। पहला प्रश्न है, उदाहरणों के द्वारा कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? गद्य पाठ, पद्य पाठ, व्याकरण पाठ, अनुवाद पाठ। इसका सही उत्तर है व्याकरण पाठ। उदाहरण के साथ हम पढ़ाते हैं ना, आगमन निगमन विधि के सहारे हम पढ़ाते हैं व्याकरण, तो यहाँ होगा ऑप्शन सी, व्याकरण। कौन सा सही क्रम में है? देखो 4 प्रकार के कौशल होते हैं और पहले कौन सा आता है? सुनना, उसके बाद आता है कहना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सही क्रम में कौन सा है? चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए है, सुनना, कहना, पढ़ना, लिखना, ये सही क्रम में है। श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन उपयोगी नहीं है? यानी हमें सुनने की जो कौशल है उसके विकास के लिए क्या सही नहीं होगा? चलो देखते हैं। परिवार सदस्य, आकाशवाणी, गुरुमुख्य, संवाद पत्र जो है वो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, संवाद पत्र, क्योंकि वो उसको तो बस हम पढ़ते हैं ना, सुनने की कौशल कैसे इसमें डेवलप होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। पाठ योजना के कितने सोपान हैं? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सोपान है। आई होप सभी को पता होगा ये। विषय प्रवेश किस सोपान में होता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रयोग। तो विषय प्रवेश कहाँ होता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे उद्देश्य कथन में विषय प्रवेश होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। और थोड़ा सा बस 2-3 क्वेश्चन है। आगमन और निगमन विधि कौन से पाठ विधि में होता है? ऑप्शन है पद्य पाठ, गद्य पाठ, व्याकरण पाठ, सभी। तो जो आगमन और निगमन विधि है वो व्याकरण पाठ में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा ज्ञान पाठ के अंतर्गत आता है? 3 प्रकार के पाठ होते हैं, तो ज्ञान पाठ के अंतर्गत कौन सा आता है? ऑप्शन देखते हैं, व्याकरण, उच्चारण, पद्य पाठ, अनुलेख। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्याकरण पाठ जो है वो ज्ञान पाठ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, पढ़ाते समय अशुद्धि संशोधन किसके द्वारा कराना सबसे अच्छा है? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसका आंसर आप अपने दिमाग से सोच कर ही कर सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आएगा एग्जाम में, सीडीपी सेक्शन से भी आएगा, ये हिंदी के शिक्षण विधि से भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखो, छात्र है, केवल शिक्षक है, केवल छात्र है, उत्तर पुस्तिका है। तो अशुद्धि जो संशोधन है, जब बच्चे पढ़ते हैं कुछ गलत बोलते हैं तो हमें हो सके जितना से ज़्यादा हो सके
हमें छात्रों के द्वारा उसको सही कराना है। लेकिन अगर कोई छात्र उसको नहीं कर पा रहे हैं तो खुद शिक्षक को भी वहाँ पे सहायता देना पड़ेगा। तो केवल शिक्षक नहीं हो सकता, केवल छात्र भी नहीं हो सकता, छात्र होगा। अगर छात्र नहीं दे पा रहे हैं तो वहाँ पे शिक्षक मदद कर सकता है। तो ए ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ट्रांसलेशन से है, और ट्रांसलेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैं आगे आने वाले वीडियोस में ट्रांसलेशन का वीडियो एक लाऊंगी जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन को कर सकें। इसमें हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, जो संज्ञा, सर्वनाम या जितने भी हैं काल, वचन, सभी को ध्यान रखते हुए ट्रांसलेशन करना होता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक वीडियो लाऊंगी, उसको देखने के लिए आप चैनल पे जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा। और आने वाले मॉक टेस्ट वीडियो के लिए आप कितना एक्साइटेड है मैं कैसे जानूंगी? लाइक से जानूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मॉक टेस्ट वीडियो आपका जो मैं कर रही हूँ उसको आप पसंद कर रहे हो। अगर पसंद कर रहे हो तो मैं और भी वीडियोस लाऊंगी। अगर कमी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस बात की कमी हो रही है। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। वर्षा जोगू गरम कमी जाई छी, इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ऑप्शन है बारिश से गर्मी घट गया, बारिश के कारण गर्मी घट गया है, बारिश के कारण गर्मी घट गई है, बारिश के कारण गर्मी घटी गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बारिश के कारण गर्मी घट गई है। 130 का आंसर होगा ऑप्शन सी। कमेंट में ज़रूर बताइए 130 से आपका कितना सही हुआ है और कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है, उसको जाकर अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।